चर्चा 4T की। 4T, ट्रंप, टैरिफ, ट्रेड और टेंशन। जी हां, ट्रंप 2.0 में जब से इन्होंने सत्ता संभाली है, अपने निर्णयों से वो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को कोई ना कोई टेंशन दे रहे हैं। और अभी पिछले कुछ समय में जो सबसे ज्यादा तनाव उनके निर्णयों को लेकर हुआ है, वो टैरिफ और ट्रेड को लेकर हुआ है। 5 मार्च को जब अपने पहले संयुक्त सेशन में 1 घंटे 44 मिनट, लगभग 104 मिनट की स्पीच में उनका ज्यादा फोकस रेसिप्रोकल टैरिफ पे रहा। और जब बात रेसिप्रोकल टैरिफ की आई तो उसमें भारत का भी नाम आता है। सबसे पहले हम समझते हैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ को आम भाषा में कहा जाए तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जितना आप हम पर चार्ज लगाएंगे, हम आप पर उतना ही चार्ज लगाएंगे। यह है रेसिप्रोकल टैरिफ। आप कह सकते हैं ये जंगल का कानून जैसे होता था, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। इसे सबसे पहले समझते हैं टैरिफ क्या है। भारत में अगर अमेरिका से कोई भी कमोडिटी आती है और भारत उस पर जितना चार्ज लगाता है, इसे हम टैरिफ कहते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या हुआ? भारत से अगर कोई सामान अमेरिका जाता है और अमेरिका भी सेम चार्ज लगाता है, इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ए वस्तु है, अमेरिका से भारत आई, भारत ने उस पर 20% का चार्ज लगाया, और यही वस्तु जब भारत से अमेरिका गई तो अमेरिका भी उस पर 20% का चार्ज लगाता है। तो यही टिट फॉर टैट है, यही रेसिप्रोकल टैरिफ है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जब से ट्रंप 2.0 शासन शुरू हुआ, ट्रंप साहब बड़ा साफ अपने व्यापार संतुलन को, अपने जो अमेरिका का व्यापारिक घाटा है उसको संतुलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पहले उन्होंने मैक्सिको, कनाडा और चाइना के साथ व्यापार पर टैरिफ लगाने की बात की, बढ़ाने की बात की, और यहां तक कि मैक्सिको, कनाडा के साथ 25% और फिर चाइना के साथ 20% टैरिफ बढ़ाया। लेकिन इन सबके बाद भारत इन पक्षों में आता है जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की। उन्होंने कहा, उस स्पीच में 2 बार भारत का नाम लिया और कहा कि भारत कई ऐसे ऑटोमोबाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगाता है। चाइना को लिए कहा उन्होंने वो दोगुना टैरिफ लगाता है, तो दक्षिण कोरिया तो 400%, मतलब 4 गुना टैरिफ लगाता है। और इन चर्चाओं में ऑब्वियसली भारत, चूंकि ये फरवरी से ही रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां गए तभी से नेगोशिएशन चल रहा था। और जब ये घोषणा हुई तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी वहां अमेरिका में उपस्थित थे और अपने काउंटर पार्ट से जो बेसिकली टैरिफ की ड्राफ्टिंग करते हैं उनके साथ बैठकर वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसके बावजूद 5 मार्च को यह घोषणा ट्रंप द्वारा कर दी गई। इस रेसिप्रोकल टैरिफ के फायदे नुकसान को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि जो अमेरिका भारत को जो मुख्य वस्तुएं निर्यात करता है उसमें पर्ल्स हैं, स्टोन है, मिनरल फ्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज हैं। दूसरी तरफ जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है उसमें ऑब्वियसली हीरे जवाहरात हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, साथ ही साथ टेक्सटाइल्स और एप्रल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें खासकर मखाना, बासमती चावल, मसाले, चाय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस हालात को अगर देखें कि रेसिप्रोकल टैरिफ हुआ तो आखिर भारत के सबसे पहले किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा? अगर मूल्य की दृष्टि से देखें तो भारत से सबसे ज्यादा अगर हम निर्यात की चीज को देखें तो अमेरिका के फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में लगभग 1/3 से अधिक जेनेरिक ड्रग जो है वो भारत निर्यात करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका के जो बाजार है औषधियों का, उसमें जेनेरिक ड्रग 1/3 से अधिक भारत से जाता है। तो सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल पे प्रभाव पड़ेगा। वैल्यू के हिसाब से देखें तो जो पर्ल्स हैं और खासकर जो प्रीसियस जेम है, चूंकि उसके दाम बढ़ते हैं तो
उसके हिसाब से, जिसे हम हीरे जवाहरात या बहुमूल्य धातुएं कहते हैं, उसको लेकर टैरिफ अगर होता है तो वो प्रभावित होगा। लेकिन अगर हम वल्नरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो जो हमारा एग्रियन और फूड सेक्टर है, जो हमारा कृषि और खाद्य उद्योग है, वो सबसे ज्यादा, चूंकि अनिश्चित है, जोखिम में रहता है, सबसे ज्यादा ये प्रभावित होगा। चूंकि जैसा मैंने कहा, बासमती चावल की बात हो या फिर हमारे मसालों की बात हो या फिर मखाना की बात हो, जब अगर वो टैरिफ बढ़ेगा और इसके आधार पर अगर इसकी बिकावट अगर रुकेगी, डिमांड उतनी नहीं रहेगी, तो हमारे जो कृषि क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो कृषक हैं, वो निसंदेह ऐसे ही बड़ी दुविधा में हैं और भी इन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः हमें इन हितों को देखते हुए, इस जो खासकर हमारा वल्नरेबल सेक्टर है, इसको देखते हुए जरूर इसकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। और चूंकि हमारे केंद्रीय मंत्री अभी वहां हैं और जब भी ये बात करने जा रहे हैं अमेरिका के अपने जो भी उनके काउंटर पार्ट हैं, उनको यह समझाने की जरूर कोशिश करें कि किन किन चीजों पर रेशनलाइज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि आखिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा क्यों रहे हैं या लगता क्यों है। तो पहला पॉइंट बड़ा क्लियर है, टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का पहला जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम जो व्यापार संतुलन है उसे सही करें। आपको ये बात पता होगी, पिछले कुछ समय से अमेरिका का एनुअल व्यापार घाटा लगभग $1 ट्रिलियन का है। जी हां, $1 ट्रिलियन। और दूसरी तरफ चाइना को देखें तो उसे $1 ट्रिलियन का सरप्लस है। ट्रंप साहब को लगता है कि इस टैरिफ के बढ़ाने से, इस टैरिफ को फिर से रेशनलाइज करने के बाद वो हम इस व्यापार संतुलन को, चूंकि उनके यहां से निर्यात कम हो रहा है और आयात ज्यादा हो रहा है, इसको वो किसी भी तरह रोकना चाहते हैं, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के उस संदर्भ में उनको लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने ये बातें बड़ी साफ कही थी और उसी लीक पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट बड़ा क्लियर है कि अपने व्यापार घाटे को रोकने के लिए। दूसरा, ट्रंप की नीतियों में बड़ा स्पष्ट है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने में, जब डोमेस्टिक रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि बाहर के जो कमोडिटीज हैं, जो सामग्रियां आ रही हैं, उस पे अगर हम टैरिफ लगा दें, उस चार्ज लगा दें, तो उससे ज्यादा हमें जो है रेवेन्यू हासिल होगा। तो दूसरा पॉइंट है अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए। तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं। टैरिफ लगाने से चूंकि जो बाहर की वस्तुएं अमेरिका आ रही हैं वो महंगी हो जाएंगी, कंपेटिबिलिटी अपनी खोएंगी, तो जो घरेलू उद्योग है उसको पनपने का अवसर मिलेगा। जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई कार वाला भारत में आकर बना रहा है और वहां चूंकि सस्ता पड़ रहा है, लेकिन जब टैरिफ लग जाएगा वो महंगी हो जाएंगी, तो ये एक आकर्षण देगा कि अमेरिका में ही लोग बनाएं और यहीं की गतिविधियां, यहीं का डोमेस्टिक मार्केट पनपे, यहीं से एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े। तो तीसरा है अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना। और चौथा पॉइंट ये कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल कंपेटिबिलिटी है उसको भी प्रभावित करने का प्रयास एक संदर्भ में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो इस संदर्भ में है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और प्रभाव पिछले कुछ समय में, चूंकि अभी 2 अप्रैल से ट्रंप साहब ने घोषणा की है कि वो 2 अप्रैल से इसे लागू करने जा रहे हैं, और उन्होंने मजाक में कहा भी, मैं चाहता तो था कि 1 अप्रैल से हो, लेकिन 1 अप्रैल फूल्स डे होता है तो लोग ये ना सोचें कि मैं फूल बना रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं, और इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल से इसकी घोषणा की है। तो जब ये टैरिफ लागू होगा, किन वस्तुओं पर होगा, क्या सभी पर रेसिप्रोकल होगा, कुछ खास पर होगा, किस तरीके से होगा, ये तब ज्यादा बेटर हम एनालाइज करेंगे। लेकिन फिर भी रेसिप्रोकल, और जो बाद में उन्होंने चाइना, मैक्सिको, कनाडा के साथ पहले ही जो टैरिफ बढ़ाया था, और रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के साथ जो करेंगे, उसकी संभावनाएं तो बड़ी साफ दिखती हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात देखें तो गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है वो बड़ा साफ कहती है कि भारत के जीडीपी पर
इसका 0.1 से 0.6% तक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह रेटिंग एजेंसी S&P का कहना है कि भारत के जीडीपी पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो मुख्यतः निर्यात ओरिएंटेड नहीं है, वो डोमेस्टिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस है। डोमेस्टिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीडीपी पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज अगर हम और देखें, तो अगर इसी रेसिप्रोकल टैरिफ को अगर बड़ी तरीके से और स्ट्रिक्टली लागू किया गया, तो एक आंकड़ा यह भी कहता है, ब्लूमबर्ग इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, अन्य जीटीआरआई को आधार बनाते हुए, तो एक चीज बड़ी साफ लगती है, एनुअली लगभग $7 बिलियन की क्षति भारत को हो सकती है, जो निसंदेह चिंता का विषय है। क्योंकि जो हमारे निर्यातक हैं, जो सामान जो निर्यात कर रहे हैं, जब वो महंगा हो जाएगा टैरिफ लगाने से, तो जो मार्केट है अमेरिका का, वो भारतीय निर्यातकों के लिए प्रभावित होगा। और यह आंकड़ा कहता है कि ऐसा भारतीय निर्यातकों के लगभग $7 बिलियन के नुकसान की आशंका। ट्रंप साहब नाराज है, तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका को अगर देखा जाए, अमेरिकी आयात पर जो भारत है वो औसत चार्ज जो लगाता है वो लगभग 9.5% है, जबकि भारत का जो माल जाता है अमेरिका, उस पर अमेरिका जो औसत चार्ज लगाता है वो 3% का है। तो ये जो गैप है, वो मानते हैं कि इसी के कारण उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस गैप को भरना होगा। तो इसी कारणों से ट्रंप की यह सोच है कि अगर हमने जो टैरिफ बढ़ा दिया, इससे जो व्यापार संतुलन है भारत के साथ, वो बेहतर हो जाए। दूसरा पॉइंट, बट ऑब्वियस है, टैरिफ बढ़ने से और पूरे जिस तरह से अशांति का वातावरण या अनसर्टेनिटी का बोले, अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है, इससे दो फैक्टर आते हैं। पहला पॉइंट, इसका सीधा ग्लोबल सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ने से आप जानते हैं कि एक आर्थिक बेचैनी होती है, जो सभी तत्वों को अपने आगोश में लेती है। कई तरह के फैक्टर, जिसमें सोशल अनरेस्ट भी शुरू होते हैं, इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, शेयर मार्केट आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ समय में अगर हम भारत का उदाहरण लें, तो चाहे निफ्टी हो, सभी जो हमारे शेयर एक्सचेंज है, उसमें बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि अनसर्टेनिटी में लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया। माना जा रहा है पिछले एक महीने में 1 लाख करोड़ रुपए लगभग भारत से बाहर गए हैं शेयर मार्केट से, और इसके कारण एक अनसर्टेनिटी देखी जा रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। साथ ही साथ जब ऐसी चीज होती है, तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि सोने और चांदी का भाव बढ़ता है। पिछले दिनों में अगर आप देखें, तो 10 ग्राम सोने की कीमतों में 1100 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में लगभग 1500 रुपए का फायदा होता है, इजाफा होता है, वृद्धि होती है। क्योंकि जब लोगों को लगा कि अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, अनसर्टेनिटी है शेयर मार्केट में, तो इन्होंने निश्चित इस तरह के प्रीशियस मेटल में निवेश को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। इसके साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब लॉस। ऐसी घटनाओं में जब टैरिफ वार शुरू होता है, टैरिफ वार के समय अब चूंकि चीजें महंगी होंगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो जो उद्योग हैं वो अपने यहां से छटनी करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, आईटी इंडस्ट्री। अब आईटी इंडस्ट्री में से चूंकि अब उतनी डिमांड प्रभावित होने लगेगी, उतना ज्यादा जो एक तरह से प्रोडक्शन है वो नहीं लोगों को चाहिए, तो ऐसे में वो अपनी कंपनियों से लोगों की छटनी करना शुरू कर देंगे, जिससे जो जॉब लॉस है, जॉबलेस की जगह जॉब लॉस, मतलब एक तरह से नौकरी खतरे में पड़ने की आशंका, छटनी, ये बढ़ने लगेगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके स्पेकुलेशंस होंगे अगर टैरिफ इसी तरह, टैरिफ वार, रेसिप्रोकल टैरिफ या किसी तरह का टैरिफ इस तरह से चलता रहा। इसमें जो 2-3 बातें हमें ये देखने की बहुत जरूरत है। अगर हम भारत और अमेरिका के व्यापार को देखें, तो आज 2024 का आंकड़ा कहता है
कि लगभग 129.2 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच, और इसमें जो सरप्लस है वो भारत के पक्ष में है। भारत लगभग 81.4 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, और इसके एवज में जो अमेरिका है वो लगभग 41.7 बिलियन डॉलर का भारत को निर्यात करता है। मतलब जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को है वो लगभग 45 बिलियन डॉलर की है। 45 बिलियन डॉलर भारत अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष में है, फायदे में है, और हम बहुत छोटे प्लेयर हैं। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना अमेरिका के साथ लगभग 292 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है। इसी तरह मैक्सिको लगभग 192 बिलियन डॉलर, 170 प्लस बिलियन डॉलर के सरप्लस में है। इसी तरह वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी जैसे देश अमेरिका से व्यापार संतुलन को लेकर अनुकूल स्थिति में है और अमेरिका प्रतिकूल स्थिति में। हम 45 बिलियन डॉलर के व्यापार अधिशेष पे हैं, और ट्रंप साहब को लगता है कि इन देशों के साथ जो व्यापार संतुलन है वो और बेहतर तभी होगा, या तभी हम कंफर्टेबल बना पाएंगे जब इन पे हम टैरिफ थोपे। भारत का कुल निर्यात का लगभग 18% अमेरिका अकेले एक तरह से कंपोनेंट रखता है। इसका मतलब तय है कि भारत के निर्यात के दृष्टिकोण से अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अमेरिका के हिसाब से भारत को देखें तो लगभग 2 से 3% की हिस्सेदारी भारत रखता है अमेरिका के कुल निर्यात में। मतलब उसके लिए हम उतने बड़े प्लेयर नहीं है जितना बड़ा चाइना, मैक्सिको, कनाडा है। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि जिस तरह से भारत के लक्ष्य, भारत एक तरफ अपने आप को 2047 में डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहता है, बहुत सारी जो इकोनॉमिक, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम चाहते हैं कि 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। इन सारी चीजों में कोविड के बाद जो यूक्रेन रशिया वार हुआ, इजराइल हमास का जो संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो ग्लोबल सप्लाई चेन जब से प्रभावित हुई, उन सबकी हालातों में जिस तरह इकोनॉमिक साइकिल प्रभावित हुई, भारत उन कन्फ्रंटेशन से जूझ ही रहा है। लेकिन इसी बीच अगर इस तरह की नीतियां आती हैं, ऑब्वियसली ये पूरे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी चेन के लिए बहुत ही प्रतिकूल होंगी, और अमेरिका के लिए भी ये बहुत बेहतर नहीं सिद्ध होगा। क्योंकि अगर अमेरिका बाहर से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है तो वो खरीदेगा कौन? उसके खुद के लोग। खुद के लोग जो खरीदेंगे, जो चीजें अभी 1 रुपए में मिलती थी, मान लीजिए आपने 20% चार्ज लगा दिया, अब वो 1 रुपए 20 पैसे की हो गई। इसका मतलब महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की जनता इसे बहुत सहजता से नहीं लेगी, और चीजें वहां महंगी होगी। तो अमेरिका के लिए भी ये कोई ऐसा कहा जाए कि इकोनॉमिक रेशनल या समझदारी का कदम है, तो इसे नहीं माना जा सकता। अगर इन सारी चीजों को देखते हुए अगर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ले जाऊं तो यह बात है नेपोलियन बोनापार्ट की। जब नेपोलियन अपने आप को एक तरह से विश्व विजेता, द ग्रैंड अंपायर योजना के तहत पूरे यूरोप को अपने प्रभाव में लेना चाहता था, तो उसने ब्रिटेन को बाहर करना चाहा। उसको पता था कि ब्रिटेन से सीधा युद्ध लड़ना एक तरह से नासमझी होगी। वो कहता था ब्रिटेन बनियों का देश है, और उसने ब्रिटेन को अलग थलग करने के लिए एक महाद्वीपीय व्यवस्था लाई, और इस महाद्वीपीय व्यवस्था में वो ये चाहता था कि ब्रिटेन के व्यापार को पूरा जो यूरोप का महाद्वीप है, जो मेन यूरोपीय लैंड है, वहां पर से ब्रिटेन का व्यापार एकदम रोक दिया जाए। लेकिन होता यह है कि चूंकि उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका होता है, फ्रांस अभी भी एग्रेरियन था या फिर सेमी आप कहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ऐसे में यूके या फिर ब्रिटेन की वस्तुओं की नीड सभी देशों की थी। फ्रांस इस बात को नहीं समझा, नेपोलियन इस बात को नहीं समझा, और होने यह लगा कि नेपोलियन को खुद, फ्रांस को खुद आवश्यकता पड़ी ब्रिटिश वस्तुओं की, और वहां स्मगलिंग शुरू हो गई। जब रशिया ने कहा कि हमें भी ब्रिटिश गुड की जरूरत है, तो नेपोलियन ने मना किया। पुर्तगाल ने भी कहा कि नहीं, हमें जरूरत है ब्रिटिश गुड्स की, नेपोलियन ने मना किया, और सब उसके जितने दोस्त थे वो शत्रु बन गए।
और कहा जाता है इसी महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन का पतन हो गया। और एक बड़ा फेमस कोट है कि महाद्वीपीय व्यवस्था एक दोधारी तलवार साबित हुई, जिसने अपने शत्रुओं को तो हल्की चोटें दी, लेकिन अपने मालिक को, अपने स्वामी को अधमरा कर दिया। मतलब नेपोलियन खुद परास्त हो गया और ब्रिटेन को शायद ही हल्की खरोंचें आई। कहीं टैरिफ वैसा ही तो नहीं। इस बात को एक संदर्भ में जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है कि क्या वास्तव में, और याद रखिए वो तो शत्रुओं की बात थी, यहां ट्रंप साहब ने खुद कहा कि दुश्मन हो या दोस्त हो, फ्रेंड्स एंड फो, सभी के लिए ऐसा है, क्योंकि सभी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिका से फायदा ले रहे हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म में ये जो टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, एक तरफ हम WTO फ्री ट्रेड की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन के उसमें फ्री ट्रेड की तरफ जाने की बात करते हैं, और अमेरिका फर्स्ट या मागा के नारे के तहत ट्रंप 2.0 में हमें प्रोटेक्शनिज्म ज्यादा दिखने लगा है। तो क्या डी ग्लोबलाइजेशन की बातें शुरू हो चुकी हैं? और अगर ऐसा है तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियस सी बात है, यह अमेरिका को भी उतनी ही क्षति पहुंचाएगा। हम सबको पता है कि भारत जैसे देशों को WTO में भी एक प्रावधान है कि भाई अगर विकासशील देश हैं, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है, तो विकसित देशों से वो कंपीट नहीं कर सकते। अगर हम कृषि का उदाहरण लें तो यहां बड़ा साफ है कि हम अपने किसानों को सब्सिडी दे सकते हैं, और WTO के अपीलेट से हमें छूट मिली हुई है, क्योंकि भारत में वो टेक्नोलॉजी, वो पूंजी नहीं, तो यहां के किसानों को सब्सिडी जो विकसित देश देते हैं उससे ज्यादा हम दे सकते हैं। अगर आपने पीस क्लास सुना होगा, तो भारत की फूड सिक्योरिटी को देखते हुए हम खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। इसके तहत भी भारत को स्पेशल हमें एक तरह से प्रिविलेज मिला हुआ है। इन सबके खिलाफ अमेरिका जाना चाहता है। जो स्पेशल बट डिफरेंशियल प्रेफरेंसेस हैं, उसके खिलाफ अमेरिका जाना चाहता है, और सबको एक ही तरीके से देखना चाहता है। आप याद कीजिए, पिछले ट्रंप 1.0 में भी भारत को खासकर ट्रंप साहब ने टैरिफ किंग कहा था। हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर उन्होंने बड़ी सारी बातें कही थी कि यह 100% टैरिफ लगाता है। साथ ही साथ बहुत सारे मोर्चों पर उन्होंने भारत को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी, और भारत ने भी उनके प्रयासों को देखते हुए जहां पर रेशनलाइज हो सकता था उसकी बातें की थी। ट्रंप ने तो जनरलाइज्ड सर्विसेज ऑफ प्रेफरेंसेज, जिसे हम GSP कहते हैं, जनरलाइज्ड सर्विस ऑफ प्रेफरेंस, उससे लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा विकासशील देशों में भारत का ओहदा बड़ा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो हम उसे छूट क्यों दें। 1970 के दशक में जो GSP का कॉन्सेप्ट था, ट्रंप साहब ने वहीं से डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, और भारत के साथ वो एक तरह से अपने व्यापार को बराबरी के उस स्तर पर लाना चाहते थे। लेकिन इस बार अगर देखें, आने के बाद ही जब ये प्रक्रियाएं शुरू हुई, ऐसे में भारत सरकार क्या करे और भारत सरकार के पास क्या रास्ते हैं। तो सबसे पहला रास्ता कि डिप्लोमेसी नेगोशिएशन। जैसा मैंने कहा कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, उन्होंने उसी समय से चर्चाएं शुरू हुई थी और कोशिश की गई कि इस तरह के जो टैरिफ हैं उस पर हम एक तरह से विन विन सिचुएशन बना सके, मतलब एक मिडिल पाथ निकाल सकें। और हुआ भी। हमने उनके ऑटोमोबाइल जो बहुत हाई टैरिफ थे, एक डेटा कहता है कि 50% जिस पे टैरिफ था उसको घटाकर 30% कर दिया। इसी तरह से जो वहां बॉर्बन वाइन है जिस पर हाई टैक्स था उसको भी हमने कम किया। इस तरह से माना जाता है लगभग 30 ऐसी कमोडिटीज थी जिस पे भारत ने टैरिफ को रेशनलाइज किया। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का टैरिफ वार शुरू हो, इसलिए, और अमेरिका जिस तरह हमारा बिजनेस पार्टनर है, जिस तरह हमारी स्ट्रैटेजिक एक तरह से रिलेशन चल रही है, ऐसे में हमें वो दोस्त चाहिए। और हम एक नेगोशिएशन प्रोसेस में हैं कि हम मिल बैठकर और टेबल पर कुछ ऐसे संदर्भ निकाल सकते हैं जिससे दोनों देशों को एक तरह से विन विन एहसास हो। दूसरा पक्ष, चूंकि ट्रंप है,
इसको लेकर हम बहुत सर्टेन नहीं रह सकते और अमेरिका पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि हम अपने डोमेस्टिक जो मार्केट है, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसको बूस्ट करें। और जैसा कि वोकल फॉर लोकल का नारा था, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट था, पीएलआई है, ऐसी स्कीमों को बढ़ावा दें जिससे जो हमारा एक तरह से डिपेंडेंस है किसी भी कंट्री पे वो ना रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका के साथ साथ हमें अब अन्य दोस्त देखने पड़ेंगे जिनके साथ फ्री ट्रेड हमारा बेहतर हो। आपने देखा होगा अभी ईयू कि भारत के साथ मीटिंग हुई और ईयू के अध्यक्ष ने कहा कि भारत सबसे विश्वसनीय पार्टनर, सबसे एक तरह से विश्वसनीय और लाभदायक पार्टनर हो सकता है। इसी के साथ आप सबको पता होगा ब्रॉड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआईए बहुत दिनों से ईयू और भारत के बीच रुका हुआ है। तो भारत और ईयू के बीच बीटीआईए को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ ब्रिटेन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग से करें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और एक तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ हमने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप समझौता किया हुआ है। तो हमें वैरायटी, हमें एक तरह से विविधीकरण करना होगा एक्सपोर्ट का कि अन्य देशों के साथ करें। और साउथ ईस्ट एशिया आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत शामिल नहीं हो पाया था, इसके बावजूद उन देशों के साथ हम बेहतर रिलेशन, हम बेहतर व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर अगर कोई ऐसा घाटा होता है जैसा यूएस अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहा है, ट्रंप अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं ट्रेड और टेंशन को देखते हुए, ऐसे में हमें इसको बहुत ज्यादा वैरायटी और एक तरह से विविड करना होगा। तो तीसरा पॉइंट यह है कि हम अपने अन्य दोस्तों के साथ, अन्य देशों के साथ बेहतर रिलेशन को आगे बढ़ाएं। इन सभी बातों में जो एक बात बड़ा साफ आती है कि क्या ट्रंप की ये जो नीतियां हैं ये एक तरह से बार्गेनिंग भी हो सकती है। जी हां, इसे स्वीकारा जा सकता है। शॉर्ट टर्म जिस तरह से ट्रंप साहब को लगता है कि वो जो उनका एक्सपेंडिचर है $1 ट्रिलियन की बचत वो करना चाहते हैं, रेवेन्यू जो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन टैरिफ वार से क्या ये हमेशा अमेरिका को फायदा देगा? तो इसे नहीं माना जाना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म गेन तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका को भी और वहां के लोग भी इसके विरोध में जरूर आएंगे। आपने अगर देखा हो तो पिछले कुछ दिनों में जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आई है। जो डॉलर की जो एक इंडेक्स होती है उसमें भी जो डॉलर का जो एक तरह से महत्व है वो 105.7 तक गिर चुका है। इसी तरह से वॉरेन बफेट जैसे उद्योगपति ने बड़ा साफ कहा है कि एक तरह से ये एक्ट ऑफ वार है। ये टैरिफ वार जो शुरू हो रहा है एक तरह से ये वर्ल्ड वार की तरफ ले जा सकता है, ये एक्ट ऑफ वार है। तो इन चीजों को धीरे धीरे समझना होगा। एग्रेसिव पॉलिसी और इस तरह की टैरिफ नीतियां जब किसी एक देश के लिए ही नहीं, जब वैश्विक संदर्भ में सभी के लिए हानिकारक हों। आप खुद सोचिए, अगर कनाडा, मैक्सिको और चाइना, जिस तरह उन्होंने कहा है, चाइना ने तो आज बड़ा स्पष्ट कहा कि हम किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ वार ही क्यों ना हो। जो हालात है भी चाइना की इकोनॉमी के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। अमेरिकी गुड्स पर उतनी निर्भरता नहीं है जितनी कि चाइना पर। तो क्या वास्तव में यूएस उस पर सरवाइव कर पाएगा? ऐसे हालात में थोड़ा रैशनल होकर चीजों को देखने की जरूरत है। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जितने भी देश हैं उसके साथ, क्या उसी वस्तुओं पर सभी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है? ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ वस्तुओं पर जहां उनको लगता है कि अमेरिका को फायदा हो सकता उसी पर लगाएं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की जरूरत है। लेकिन यह तो तय है, जैसा मैंने शुरुआत की थी, कि ट्रंप है तो टेंशन है। और इसी बात को लेकर इस बार उन्होंने टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और सभी लोग इस विमर्श पर जरूर आए हैं कि आखिर आने वाला समय किस तरह जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको प्रभावित करे।